Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to understand chapter 4 colonialism and tribal societies class 8. So let's start. So इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो वर ट्राइबल। ट्राइबल्स कौन थे? ट्राइबल एक कम्युनिटीज़ है जिसे हम आदिवासी भी बोलते हैं, और ये रहते कहाँ पर थे? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, मतलब कि ये पहले से ही इंडिया में रहते थे। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर मोस्टली फाउंड इन हिली और फॉरेस्टेड एरिया। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाके और जंगलों में पाए जाते हैं। जो ट्राइबल सोसाइटी है वो बहुत ही पुरानी है, मतलब कि प्राचीन है। दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उनकी खुद की अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन रिलीजन। जो भी अलग अलग टाइप्स की ट्राइब होती थी उनकी अपने अपने धर्म होते थे, कस्टम्स होते थे, कल्चर और लाइफस्टाइल होता था। दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी। वो इक्वालिटी पर बिलीव करते थे और वो किसी भी कास्ट डिवीज़न को नहीं मानते थे। अ कॉलोनियल रूल वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। कॉलोनियल रूल जब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, तो ये जो ट्राइबल्स थे इन्होंने रिवोल्ट किया था इसको तोड़ने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने जो सोचा था कि हाँ वो लोग हमारी बात मान लेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बहुत ही बुरा रिजल्ट देखने को मिला था। मीन्स ऑफ ट्राइबल लाइवलीहुड। The economy of most tribes was subsistence oriented. They survived mainly on hunting. वो लोग किस चीज़ से सर्वाइव करते थे? हंटिंग से, गैदरिंग, फिशिंग, मछलियाँ खाना, इनका शिकार करना, जानवरों का, मछलियों, इन सारी चीज़ों को खा पी कर ही वो सर्वाइव करते थे। इवन दोज ट्राइब्स विच डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और वो भी जो कि कृषि से रिलेटेड थे, कृषि का काम करते थे, वो भी हैड टू सप्लीमेंट देयर इनकम विद हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और कुछ उनमें से फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को भी कलेक्ट करते थे। डिफरेंट ट्राइब्स हैड डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हर तरीके के ट्राइब्स का अपने अपने रहन सहन का तरीका था। वो अपना अलग खाना खाते थे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो सभी का अपना अपना अलग लाइवलीहुड था। नेक्स्ट टॉपिक है हंटर्स एंड गैदर्स। मैनी ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थे जो कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे। जो उड़ीसा के थे वो खोंड्स थे, और सेंट्रल इंडिया के थे वो बैग्स थे। दे लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट फूड। वो किस तरीके से रहते थे, मतलब किस तरीके से सर्वाइव करते थे? वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, और वाइल्ड प्लांट से फूड इकट्ठा करते थे। दे शेयर द मीट ऑफ द हंट अमंग देयर कम्युनिटी। वो जो मीट को हंट करके लेकर आते थे वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करते थे। दे कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते थे, लाइक हनी, फ्रूट्स, नट्स, फायरवुड एंड मेडिसिनल हर्ब्स फॉर देयर डेली नीड्स। अपने दिन की डेली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। दे इवन एक्सट्रैक्टेड ऑयल। वो ऑयल भी निकालते थे। कौन से ट्री से ऑयल निकालते थे? वो साल, महुआ के पेड़ों से वो ऑयल भी निकालते थे, और ये इन प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट में जाकर बेचते थे। वो वहाँ पर रस्सियाँ भी बनाते थे, बास्केट बनाते, और इन चीज़ों को भी मार्केट में जाकर सोल्ड करते थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये बनाते थे। और वो किस तरीके से रहते थे? वो जो टेम्प्ररी हट्स होती है ना, वो बनाते थे। किससे? पेड़ों की लकड़ियों से, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, मटेरियल से वो टेम्प्ररी हट्स बनाते थे। द फॉरेस्ट वॉज देयर होम। जो जंगल था वही उनका होम था। एंड दे फेल्ट सिक्योर इन द फॉरेस्ट। और वो फॉरेस्ट में ही अपने आप को सिक्योर फील करते थे। दे डिड नॉट टेक मोर देन देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट। They got supplies of food grains by bartering forest produce। bartering क्या होता है? किसी चीज़ की अदला बदली। वो जो है फूड के बदले, खाने के बदले, जो फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होता था उसका चेंज करते थे। समटाइम्स व्हेन देयर वॉज स्कैरसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कभी कभी जब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की कमी हो जाती थी तो वो जाकर गांव में एज अ लेबर की तरह वर्क करते थे। दे इवन वर्कड इन फील्ड्स। वो खेतों में भी जाकर काम करते थे और भारी सामान उठाकर इधर से उधर करते थे।
और वो अपनी कई बार ऐसा भी होता था उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लेने पड़ते थे, और वो इतना उन पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते थे, और वो ऐसा होता था कभी ना ख़त्म होने वाला इंटरेस्ट होता था, क्योंकि काफ़ी हाई रेट पर वो इंटरेस्ट उन पैसों पर लगाते थे, और वो उनकी मजबूरी होती थी कि हाँ उन्हें उनसे पैसे लेने पड़े। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हर्डिंग एंड रियरिंग। कई ट्राइब्स ऐसे होते थे जो हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स पर डिपेंड होते थे, जैसे कि शीप कैटल्स को चराते थे। दे वर पैस्टोरलाइज्ड एंड मूव्ड अबाउट इन सर्च ऑफ पेस्टोरल लैंड। वो जो उनके जानवर होते थे उनको पास्टोरलिस्ट उन्हें बोलते हैं, चरावाहों को, जो अपने जानवरों को चराने के लिए ज़मीनों पर लेके जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि पश्मीना शॉल जो गोट से बनती है, उनको वो काफ़ी ऊपर तक लेके जाते हैं, और उनके जो हेयर होते हैं उनसे पश्मीना शॉल बनाते हैं जो कि बहुत गर्म होती है। इस तरीके से वो भी अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर जाते थे, घास वगैरह। दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट, वो एनिमल प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते थे, जैसे कि मिल्क, बटर एंड वूल फॉर अदर थिंग्स दैट दे रिक्वायर्ड। अब जैसे कि गदीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, ये वहाँ के लोगों जो है जानवर से बनी हुई चीज़ों का यूज़ करते थे। जानवर की खाल वगैरह से, जैसे कि बकरवाल्स है वो शीप के वूल से बनता है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है? अभी जैसे कि कोई किसान है, वो किसी एरिया पे खेती करता है, उसके बाद क्या करता है, वो दूसरे एरिया पे चला जाता है। इसे हम बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, मतलब कि घूम घूम के खेती करना, एक तरीके से इसे हम बोल सकते हैं। सम ट्राइब्स मेड अ लिविंग बाय प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। इट वॉज मोस्टली प्रैक्टिस्ड, ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में होती है। दे क्लियर्ड एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर के लिए एक एरिया को पहले बिल्कुल साफ़ करते हैं। दे कट डाउन मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन ऑफ कर्टन एरिया, वहाँ पे कट डाउन करते हैं जो वेजिटेशन का कर्टन एरिया होता है। दे सेट फायर टू द रिमेनिंग फॉलेज, वहाँ पर क्या कहते हैं, फिर वो फायर का सेट करते हैं। दे लेफ्ट ओवर एश, जो फिर राख बच जाती है वो रिच इन, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होता है उसके, और वो एज अ फर्टिलाइज़र उसका यूज़ करते हैं। हियर दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स आफ्टर द हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद दे अबंडन दिस एरिया एंड क्लियर अनदर अपलॉट फॉर, उसके बाद क्या होता है, जैसे फसल हो गई तो उसके बाद उसको क्लियर कर देते हैं क्रॉप प्लॉट को एग्रीकल्चर के। दिस वॉज बिकॉज द सोइल लॉस्ट, ये क्यों होता है? क्योंकि जो सोइल है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस्ट कर देती है। इट वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सम ईयर्स। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेटल एग्रीकल्चर। सेटल एग्रीकल्चर क्या होता है? जो ट्राइब्स काफ़ी टाइम से एक जगह पर रह रहे थे, उन्होंने वहीं पर अपने आप को सेटल कर लिया था, मतलब जो एक जगह वहाँ रह रहे थे उसी जगह को उन्होंने अपना लिया, सेटल होकर रहने लगे फॉरेस्ट में, और वहाँ पर वो क्या करने लगे, खेती करने लगे। दे कल्टिवेटेड द सेम पीस ऑफ लैंड एवरी ईयर, मतलब हमेशा हर साल वो एक ही जगह पर फसलें उगाते और काटते थे। उसके बाद क्या होता है, वो चाहते हैं कि जहाँ वो रह रहे हैं उनका वहाँ पर हक हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो अपना टाइम वहाँ पर दे रहे हैं, दे एक्वायर्ड राइट ओवर द लैंड, वो अपनी ज़मीन पर जो खेती बाड़ी है उन पर अपना हक चाहते थे। उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होते हैं। दे हैड ऑल राइट्स ऑन लैंड सिंस देयर एंसेस्टर एंड हेल्प्ड इन क्लियरिंग द लैंड, अपने आप ही खेती करते थे, फिर उसको अपने आप साफ़ करते थे, और वो प्लाव का यूज़ भी करने लग गए थे। लाइक इन द एडवांस सोसाइटीज़ ऑफ्टन दे हैड अ चीफ, वहाँ पर फिर एक चीफ भी होता था, हर सोसाइटी का अपना अपना एक चीफ होता, जैसे मुंडास, संथाल्स, गोंड्स वर सम सोसाइटी ट्राइब, ये जो है वहाँ पे सेटल ट्राइब थे, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे अच्छे तरीके से रहने लग गए थे, चेंज नहीं करते थे जैसे झूम कल्टीवेशन में होता था एक जगह से दूसरी जगह पर जाके खेती करना, नहीं, ये वहीं पर सेटल हो चुके थे, और ये वहाँ के कुछ चीफ थे। उन्होंने जो वो फार्मिंग करते थे वो एक प्रोफेशन की तरह उस पर काम करने लगे। बट क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स कुछ चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि ब्रिटिशर क्या चेंज करते हैं। एक न्यू सिचुएशन उनके सामने आती है, कॉलोनियल रूल, और वो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे, उन्हें ये लगने लगा भाई ये तो यहाँ पर सभ्य हो चुके हैं, और वो चाहते थे कि वो उनको टैक्स पे करें।
टैक्स पे करें, और वो इन लोगों से ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि जो यहाँ पर सेटल थे, और जो झूम कल्टीवेशन वाले लोग थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता, तो कुछ हंटर्स थे, कुछ और काम करते थे, तो उनके पीछे वो कहते थे कि हमें तो इनके पीछे भागना पड़ेगा टैक्स के लिए, लेकिन जो यहाँ पर सेटल्ड है उनके पास जाओ और वो हमें टैक्स दे देंगे। उनके माइंड में ये चलता है, बट वो लोग इससे खुश नहीं थे क्योंकि मेहनत वो कर रहे हैं और उसका कुछ पार्ट वो ले जाते थे। और वो कुछ ज़मीनें जो मनी लेंडर से किराए पे लेते थे, उनके इंटरेस्ट के जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा हाई होते थे। कई बार ऐसा भी होता था कुछ ट्राइब्स के साथ, वो उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए अपना सब कुछ बेच देते थे, तो इतना ज़्यादा हाई रेट पर उनसे इंटरेस्ट मनी लेंडर्स लेते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो लोकल मनी लेंडर्स थे, वहाँ से इंटरेस्ट मतलब अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए उनसे पैसे लेते थे, वो भी हाई रेट पर देते थे। जो गरीब लोग थे, जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जो ट्राइब्स थे, वो अपना सब कुछ बेच दिया करते थे सिर्फ उनका एक इंटरेस्ट पे करने के लिए। और जो देयरफॉर द मनी लेंडर वर सीन एज एविल आउटसाइडर एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी। समटाइम्स व्हेन दे वेयर अनेबल टू पे हाई रेंट, कई बार जब वो अपना हाई रेंट पे करने के लिए अनेबल नहीं होते थे, दे वर एविक्टेड फ्रॉम लैंड, उनको लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था। उस लैंड पर वो और दूसरी लेबर को रख लिया करते थे वहाँ का काम करने के लिए। थस द ब्रिटिश, द जमींदार एंड द मनी लेंडर्स जॉइन, तो क्या होता है, ज़मींदार और जो मनी लेंडर्स होते हैं ब्रिटिश, ये तीनों अपना हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उन्हें तो इस चीज़ से प्रॉफिट ही हो रहा है, वहाँ हाई इंटरेस्ट आ रहा है, उनके भी पैसे निकल रहे हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों से प्रॉफिट होता था। अब नेक्स्ट टॉपिक है द कंडीशन ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर के सामने क्या कंडीशन थी, अभी मैंने आपको बताया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थे वो एक जगह पर सेटल होकर खेती बाड़ी नहीं करते थे, वो टाइम टू टाइम अपनी जो है प्लेस को चेंज करते रहते थे। एंड द ब्रिटिश वर अगेंस्ट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ब्रिटिशर्स अगेंस्ट थे। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो ये कल्टीवेटर्स हैं सेटल हो जाए और यहीं पर अपने आप को अपना मतलब खेती वगैरह करने लग जाए। सेटल्ड कम्युनिटीज़ वर इजी टू एडमिनिस्टर, जो यहाँ पर सेटल है उनसे मतलब कि उन्हें एडमिनिस्टर करने में इजी होता था, रिवेन्यू कलेक्ट करने में। ब्रिटिशर ऑल्सो वांटेड रेगुलर रेवेन्यू, वो रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे। किससे रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे, वो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी उनसे। दे वर गिवन लैंड, वो अपनी जो ज़मीन है उनको रेंट पर देते थे और उनसे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रिवेन्यू लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। द ट्राइब्स फाउंड इन डिफ़िकल्ट टू चेंज, बट जो ट्राइब्स थे उनके लिए ये बहुत मुश्किल था। बिकॉज रीज़न क्या था, फर्टिलिटी ऑफ लैंड की जो फर्टिलिटी है डिक्रीज ओवर टाइम। ऑल्सो इन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर पानी की भी बहुत कमी होती थी। एंड दैट लैंड वॉज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। दिस लीड टू डिसकंटेंट इन द ट्राइबल एंड अल्टीमेटली मैनी रिवोल्ट्स, और इसकी वजह से काफ़ी रिवोल्ट भी हुए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इसका मतलब है कि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट की क्या पॉलिसी बनाई थी, सो हम डिस्कस करते हैं। द ट्राइबल कम्युनिटी वॉज श्योरली अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश ने पॉलिसी बनाई थी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें थी जो ब्रिटिश थी। ब्रिटिश को ज़रूरत थी किसकी, कोल और वुड की, जो फॉरेस्ट से मिलता है। क्यों थी वो, क्योंकि द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया में एक्सपेंशन, रेलवे के एक्सपेंशन के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और कई सारे फॉरेस्ट ऐसे उन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि वो रिजर्व्ड है। तो जो ट्राइबल पीपल थे उनका कोई भी राइट नहीं है वहाँ पर हंट करने का, और वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकते फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का। बट मैनी ट्राइब्स वर हैवीली डिपेंडेंट, कुछ ट्राइब ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा ही फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट थे। द कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट डिड नॉट रीच देम। बाद में क्या होता है, ब्रिटिश जो है अलाउ करती है ट्राइबल्स को स्मॉल पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में फॉरेस्ट में, वहाँ पर उन्हें फ्री में काम करना पड़ेगा, फ्री में पेड़ काटने पड़ेंगे अगर उन लोगों को वहाँ पर रहना है तो। और वहाँ पे द ब्रिटिश कट डाउन मैनी फॉरेस्ट, उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दिया। किस लिए, सिर्फ इस्टेब्लिश एक्सटेंसिव प्लांटेशन के लिए, जहाँ पर कैश क्रॉप उगाई जाती थी ऑन दिस प्लांटेशन एंड एक्सपोर्टेड टू द
यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्री में वो कच्चा माल भेजने लग गए वहाँ से। द ट्राइबल लॉस्ट देयर हैबिटेट, जो ट्राइबल्स थे वो अपने हैबिटेट को खो चुके थे विद द क्यों इस्टेब्लिश ऑफ दिस प्लांटेशन की वजह से। कुछ लेबर को मतलब काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो वो लोग वहाँ पर काम तो करते थे, बट जो उनके वेजेस थे वो बहुत ही कम वेजेस में उनको काम करना पड़ता था। द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया हेविली डिवास्टेड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। द गवर्नमेंट स्टार्ट रिजर्विंग टीक प्लांट का नाम है साल देवदार फॉरेस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे स्लीपर। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्राइबल्स। वहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने लगे और ज़्यादा फैलाने लगे। दे कन्वर्टेड, जो बहुत सारे जो ट्राइब्स थे उनको क्या बनाने लग गए, ये क्रिश्चियन बनाने लगे। बट कुछ ट्राइबल्स लोग ऐसे थे कि नहीं, वो जो हमारा कस्टम है हमें वही रहना है, हमें अपने आप को चेंज नहीं करना। दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर ओन आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी बना कर रखना चाहते थे, अपना धर्म बना कर रखना चाहते। ऑल्सो उसके बाद क्या होता है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो वहाँ पे उनके गांव में आते हैं, उनके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनको बहुत ही कम प्राइस पे ख़रीदने के लिए, और वहाँ से वो कम प्राइस में ख़रीद कर क्या करते थे, अपनी सिटी में टाउन में जाकर बहुत ही हाई प्राइसेस पर उनको बेचते थे। द ट्राइबल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर्स। कुछ लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कोल माइंस टी प्लांटेशन में काम करने के अलावा। दे वेयर एक्सप्लॉइटेड हेयर ऑल्सो एंड ट्रीटेड लाइक बॉन्डेड लेबर, वो एक बंदिश में लेबर की तरह काम करते थे। लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने रिवोल्ट भी किया, बट रिवोल्ट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऑल द रिवोल्ट्स वर मार्क्ड विद इमेंस करेज एंड सेक्रीफाइस बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़। किसे सेक्रीफाइस करना, ट्राइबल कम्युनिटी को ही सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनके पास इट वॉज नो मैच अगेंस्ट द ब्रिटिश, उनके वेपन्स एंड हेंस ट्राइबल रिवोल्ट फेस्ड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। थैंक यू।